इक्वेशंस को सॉल्व करने के कुछ उदाहरण लेते हैं और इस वीडियो में समीकरणों को हल करने के लिए बहुत ज्यादा स्टेप्स का हम प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन जो स्टेप्स लेंगे उनके बारे में भली भांति समझेंगे कि उनके प्रयोग की क्या उपयोगिता है। तो पहली इक्वेशन लेते हैं, x जमा प्लस 11 बराबर 7। यहाँ ये छोटा सा डॉट लगा है, मैं इसे मिटा देता हूं, ऐसा ना हो कि आप इसे एक दशमलव समझ लें, मैं ऐसा नहीं चाहता। ये हट गया। तो देखते हैं अपनी समीकरण। इस इक्वेशन से आपको क्या समझ में आता है? किसी संख्या में 11 जमा करने पर मिलता है 7, ठीक? उस संख्या का आप आसानी से पता लगा सकते हैं। आप जानते हैं कि 11 में क्या जोड़ें कि 7 मिल जाए? बिल्कुल ठीक, ये कोई ऋणात्मक संख्या ही होगी। लेकिन हम इसे तरीके से सिस्टमेटिकली ज्ञात करना सीखेंगे। किसी समीकरण को हल करते हुए जब हमें मिले x बराबर है किसी वस्तु या संख्या के, तो इसका मतलब हमें उत्तर मिल गया। वही संख्या जो x के बराबर होती है हमारी समीकरण को संतुष्ट करती है। इसके लिए हम x को समीकरण के बाएं पक्ष में रखना चाहेंगे, लेकिन हम इस 11 को यहाँ नहीं चाहते। 11 को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में नहीं चाहते। अब हम बाएं पक्ष में से इसे ऐसे ही मिटा तो नहीं सकते। हाँ, आप चाहें तो सब्ट्रैक्ट यानी घटा सकते हैं 11 इस समीकरण के बाएं पक्ष में से। लेकिन यह एक समीकरण है, जैसा आप बाएं पक्ष में करेंगे वैसा दाएं पक्ष में भी करना होगा। अगर x जमा 11 बराबर है 7 के, तो x जमा 11 घटा 11 बराबर 7 नहीं होगा। आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा 11 7 में से भी। अब ये बराबर हैं। मैं यही समझाना चाहता हूं। आप बराबर, समान या इक्वल होने का अर्थ समझ लें। इक्वेशन समीकरण शब्द बनता है इक्वालिटी यानी समानता से। ये बराबर है इसके, इसका मतलब है ये दोनों तुल्यमान हैं, इक्विवेलेंट क्वांटिटीज। ये समानता बनी रहे, इसके लिए जो मैं बाएं पक्ष में करूंगा, जैसे मैंने सब्ट्रैक्ट किया 11 इसमें से, वैसे ही मुझे इक्वालिटी बनाए रखने के लिए 11 सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से भी। x जमा 11 बराबर है 7 के, और अब भी ये इक्वल है क्योंकि 11 सब्ट्रैक्ट किया हमने दोनों पक्षों में से। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ऋणात्मक 11 जमा x जमा 11, ये नेगेटिव 11 और प्लस 11 कैंसिल हो गए। 11 घटा 11 होता है 0। तो हमारे पास शेष x बचा जो बराबर है 7 घटा 11 के। अब 7 घटा 11 कितना होगा? आप चाहें तो संख्या रेखा या नंबर लाइन खींच लें। अब इसे यहां देखते हैं तो ये है 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहां है। और अगर हमें इसमें से 11 घटाना है तो हमें बाईं तरफ चलना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 8 9 10 11, ये हम पहुंच गए ऋणात्मक 4 पर। तो 7 घटा 11 हुआ ऋणात्मक 4। यही है हमारा उत्तर। अब ये समीकरण जिसमें 7 गुणा हो रहा है किसी संख्या से जो है x बराबर 21, ये x अलग है इस x से। तो हमारा लक्ष्य है प्राप्त करना x बराबर कोई संख्या। याद है पिछले उदाहरण में भी x बराबर एक संख्या थी, वहां तक कैसे पहुंचा जाएगा? मैं इस समीकरण को दोबारा लिखता हूं। 7 गुणा कोई संख्या बराबर है 21। इसे हल करने के दो तरीके हैं। पहला है इस 7x को विभाजित कर दें 7 से, तो हमें इससे क्या प्राप्त होगा? यदि हम डिवाइड करें 7 से तो शेष क्या बचेगा? 7 गुणा कोई वस्तु डिवाइडेड बाई 7, तो कोई वस्तु ही बचेगी। तो इसका मतलब हमें प्राप्त होगा x। लेकिन यदि मैं इस समीकरण के बाएं पक्ष में ऐसा करता हूं तो समीकरण के दाएं पक्ष में भी ऐसा करना है। देखिए 7x बराबर 21 है, तो ये समान है 21 के, और हम चाहते हैं ये दोनों बराबर रहें। तो जब हम डिवाइड करें 7 से बाएं पक्ष को, तो हमें दाएं पक्ष को भी 7 से डिवाइड करना है। और इस तरह 7 गुणा x भाग 7, तो हमें मिलता है x, और यहां 21 भाग 7 बराबर है 3। तो इस समीकरण का उत्तर है x बराबर 3। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। इस 3 को आप समीकरण में x की जगह रखें। 7 गुणा 3 होता है 21। तो यहां भी देख लें, x को लीजिए, ये बराबर है ऋणात्मक 4। ऋणात्मक 4 जमा 11 समान है 11 घटा 4 के, जो हुआ 7। अब इसे करते हैं। ये थोड़ी मुश्किल लग रही है, लेकिन इसे भी हम कर ही लेंगे। ये है 5x 5x बटा 12 बराबर 2/3। अब इसमें भी x को अलग करना है, लेकिन कैसे? किससे गुणा या भाग करें कि ये अलग हो जाए? क्यों ना हम दोनों पक्षों को गुणा करें 12/5 से। देखते हैं क्या होता है। यदि लेफ्ट हैंड साइड को गुणा करें 12/5 से, 12/5,
याद रहे, जैसा हम समीकरण के एक तरफ करेंगे वैसा ही दूसरी तरफ भी करना होगा। यदि गुणा करते हैं बायां पक्ष 12/5 से, तो दाएं पक्ष को भी गुणा करना है 12/5 से, ताकि समानता बनी रहे, ये इक्वल रहे। लेकिन हमने 12/5 ही क्यों चुना? इसलिए कि ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा 5/12 से। यहां है 5/12, 12/5 गुणा 5/12, 12 परस्पर कट गए, ये 5 भी कैंसिल हो गए और शेष रह गया x। तो हमें मिला x बराबर है 2/3 गुणा 12/5। डिवाइड करें 12 को 3 से, मिलेगा 4। डिवाइड करें 3 को 3 से, मिला 1। तो यहां ये 2 गुणा 4 हुआ 8/1 गुणा 5, जो हुआ 5। तो x बराबर है 8/5 के। आप पूछ सकते हैं कि मैंने यहां डिवाइड किया था 7 से और यहां मल्टीप्लाई किया कोएफिशिएंट के इनवर्स से, गुणांक के व्युत्क्रम से। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। इस समीकरण को दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। देखिए, समीकरण है 7x बराबर 21। 7 से डिवाइड करने के बजाय मैं कह सकता हूं गुणा करते हैं 7 के व्युत्क्रम यानी इनवर्स से। तो हम समीकरण के दोनों पक्षों को 7 के इनवर्स से गुणा करते हैं, जो कि समान है 7 से विभाजित करने के। आप करके देख सकते हैं, जब हम गुणा करते हैं 1/7 से, इसका अर्थ है आप विभाजित कर रहे हैं 7 से। यदि ऐसा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये है 1/7 गुणा 7/1, ये 7 कट जाएंगे, हमें मिलेगा x बराबर 21/7, जो बराबर है 3 के। इसी प्रकार यहां है 5x/12। इसे दूसरे ढंग से लिखता हूं, 5/12x बराबर है 2/3। ये भी ऐसा ही सवाल है, मैंने थोड़ा सा x को अलग कर दिया है। 5/12 गुणा x है 5x/12। अब मैं अगर कहूं कि दोनों पक्षों को हमें डिवाइड करना है कोएफिशिएंट 5/12 से, तो हम 5/12 से विभाजित कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? डिवाइडेड बाई 5/12 ये समान है गुणा करने के 12/5 से। किसी भिन्न से भाग देने का अर्थ है उस भिन्न के इनवर्स से गुणा करना। तो इसका मतलब यहां हम वही कर रहे हैं। आप गुणांक से डिवाइड करें जैसा हमने यहां किया, या गुणा करें गुणांक के व्युत्क्रम से, एक ही बात है, दोनों समान हैं। अब कुछ और इक्वेशंस लेते हैं, और ये आपको ये बताने के लिए है कि जरूरी नहीं कि वेरिएबल या चरांक हमेशा x ही होता है। ये हो सकता है q, या फिर हो सकता है z, और हो सकता है s। तो इस समीकरण को हल करते हैं। q माइनस 13 इज इक्वल टू -13। तो एक बार फिर q को हमें अलग करना है। हमें अंत में चाहिए q बराबर है कोई मान यानी संख्या, वही हमारा उत्तर होगा। तो बाहर निकालना है q, इसके लिए यहां से हटाना है 13 को। हम करेंगे ऐड 13 इस समीकरण के दोनों पक्षों में, और जब हम जोड़ते हैं 13 समीकरण के दोनों पक्षों में, यहां जब जोड़ेंगे 13, तो क्योंकि ये 13 ऐड हो रहा है ऋणात्मक 13 में, तो हमें मिलेगा 0। तो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में है q, और अब देखते हैं राइट हैंड साइड। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और दाएं पक्ष में ऋणात्मक 13 जमा 13 हुआ 0। तो हमारा उत्तर है q बराबर है 0 के। अब इसे चेक करते हैं। 0 घटा 13 तो ऋणात्मक 13 ही होता है। हमारा उत्तर सही है। वैसे मैं इसे चेक करना भूल गया था। बीजगणित की यही खूबी है कि आप अपना उत्तर चेक कर सकते हैं। यहां हमें x बराबर 8/5 मिला था। इसको भी जांच लेते हैं। 5/12 गुणा x गुणा 8/5 बराबर है 5, कैंसिल हो गए। 8 को विभाजित करें 4 से, मिला 2। 12 को डिवाइड करें 4 से, मिला 3। तो यह बराबर है 2/3 के। यानी हम चेक कर सकते हैं। एक बार उत्तर मिलने के बाद अगर समय हो तो जरूर चेक करें अपने आंसर को। इन दो को भी हल करेंगे। पहले इस समीकरण को लेते हैं। z जमा 1.1 बराबर है 3.0001। यहां भी हमें इस 1.1 को हटाना है लेफ्ट हैंड साइड से। तो अच्छा उपाय तो यह है कि हम घटाएं, सब्ट्रैक्ट करें 1.1 दोनों पक्षों से, और या फिर ऐड करें ऋणात्मक 1.1, जैसा आप चाहें। लेकिन जो बाएं पक्ष में करें वही दाएं पक्ष में भी करें, वरना ये दोनों बराबर नहीं रहेंगे। यदि ये दोनों बराबर हैं तो इस इक्वलिटी को बनाए रखना है। और यहां यदि मैं घटाता हूं 1.1 z जमा 1.1 में से, तो ये दोनों कैंसिल होंगे, और यहां बचेगा z, जो बराबर होगा 3.0001 घटा 1.1 के -1.1। तो यहां दशमलव संख्याओं को घटाना है। ये काम इस सवाल में सबसे कठिन है।
तो 3.0001 माइनस 1.1, दशमलव के नीचे दशमलव लाते हैं, माइनस 1.1। ठीक ऐसे हम चाहें तो आगे कुछ जीरोज और लगा सकते हैं समझने के लिए। अब घटा करते हैं। एक घटा जीरो एक, जीरो घटा जीरो जीरो, जीरो घटा जीरो जीरो, जीरो में से एक नहीं घटा सकते, रीग्रुप या बोरो करना होगा। तो ये हो जाएगा 10, जो वास्तव में है 1, और हमने लिया है 1 यहां से, तो ये हो गया 2। हमने उधार लिया 3 से, हमने फिर से संख्याओं का समूह बना दिया। हमने यहां से लिया 1 और रखा दशांश के स्थान पर, तो ये हो गया 10 टेंस, और 10 घटा 1 हुआ 9, ये है डेसिमल का स्थान। और अब 2 घटा 1 1, तो उत्तर मिल गया z बराबर है 1.9001। हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हम इनका योग करेंगे, z प्लस 1.1 ऐड करते हैं, यहां आएगा 1, 0 0, 9 जमा 1 10, 1 जमा 1 जमा 1 3, यहां ये दशमलव है तो ये हुआ 3.0001। दशमलव संख्याओं को घटाने की समीक्षा भी हो गई। अब अंतिम समीकरण 21s बराबर है 3। इसे भी दो तरीकों से हल कर सकते हैं जो कि एक जैसे ही हैं। 21 गुणा s बराबर है 3। क्या होगा अगर हम दोनों पक्षों को गुणा करें 1/21 से, यानी इनवर्स ऑफ कोएफिशिएंट से। कोएफिशिएंट या गुणांक किसी वेरिएबल या चर के पहले साथ लिखी संख्या होती है जिससे वो गुणा होता है। तो 1/21 गुणा 21 हुआ 1, तो s बराबर हुआ 3/21, और 3/21 समान होता है 1/7 के, और इसे हम चेक करेंगे। यहां है 21 गुणा 1/7 जो बराबर है 21/7 के। 21 को विभाजित करें 7 से, जो हुआ 3। और अब मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस समीकरण को 1/21 से गुणा करने के बजाय, देखिए यहां 21s बराबर 3 है, इसे मैं 1/21 से गुणा ना करके मैं समीकरण के दोनों पक्षों को डिवाइड कर सकता था 21 से, जिससे ये कैंसिल हो जाते और हमें मिलता है s बराबर 3/21 जो है 1/7। आशा है ये उदाहरण आपके लिए उपयोगी साबित होंगे।